सारण गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी प्यारे बच्चों का फिर से स्वागत है। मैं सुलेमान सर। तो क्लास 9 के लिए आज का जो वीडियो है सेल के बारे में बच्चों हम लोग पढ़ाई कर रहे थे और उसमें हम लोग सेल के बारे में बहुत कुछ पढ़े थे। आज का जो टॉपिक होगा हम लोगों का और वह है बच्चों हम लोग का यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय सेल्स के बारे में, कोशिका ऑर्गेनिज्म के बारे में, हम लोग जीव के बारे में बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों कैसे बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो उसका मॉडिफिकेशन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कोशिका झिल्ली जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आते हैं सीधे टॉपिक पे। ओके, तो आज का टॉपिक हम लोगों का होगा, सबसे पहले थोड़ी सी बच्चों हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअल में यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर क्या है। अक्सर बच्चे पूछते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव क्या है। तो देखो बच्चों, ये कुछ बहुत ही सिंपल है। इसको हम लोग बात करेंगे यूनिसेलुलर और दूसरा बच्चों क्या होगा, दूसरा मल्टीसेलुलर। क्या होगा? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। क्या है ये? इसको हम लोग यूनिसेलुलर को बोलते हैं एक कोशिकीय और इसको बोलते हैं बहुकोशिकीय। कुछ नहीं बच्चों, वह जीव जो सिर्फ केवल एक ही कोशिका से बना हो उसको एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर बोलेंगे, और वह जीव जो एक से ज्यादा कोशिका से बना हो उसको बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर बोलेंगे। The organisms which are made up of one cell is called the unicellular and the organisms which are made up of the more than one cell that is called the multicellular. Example, चलिए तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे यूनि के बारे में, यूनिसेलुलर के बारे में, तो एकदम आसान भाषा में बच्चों इसको समझो। क्या है? वह जीव जो सिर्फ हम लोग लिख सकते हैं कि the organisms कर दीजिए, यहाँ पे आर लग गया, तो the organisms which are made up of one cell only, वह जीव जो सिर्फ एक कोशिका से बनता हो उसको क्या बोलेंगे? हाँ, अब मजा यहाँ पे आएगा। एग्जाम्पल, यस, ये जरूरी है बच्चों आपका एग्जाम्पल इसका डालना। एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करेंगे, क्या आप लोग नाम सुने हैं क्या एमीबा के बारे में? तो सर बिल्कुल, एमीबा होता है। और क्या होता है? तो आप लोग कहेंगे कि सर पारामीशियम भी तो होता है, एक सेल का बना होता है। और क्या हम लोग बात करेंगे? तो हम लोग यीस्ट भी हम लोग बात करेंगे। और क्या कर सकते हैं? तो बैक्टीरिया के बारे में बात कीजिए। जो जीवाणु होता है बच्चों, बैक्टीरिया भी क्या होता है? एक कोशिका से बना होता है। यही नहीं है बच्चों, याद होगा आप लोगों को 5 किंगडम मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया के बारे में जब आप लोग बात करेंगे, और पहले सुने भी होंगे 5 जगत में, उसमें 2 के बारे में तो सुने होंगे, मोनरा और प्रोटिस्टा, दोनों एक कोशिका का बना होता है, सिंगल सेल्स का बना होता है। तो कोई भी आप प्रोटिस्टा लीजिए, आप कोई भी मोनरा ले लीजिए, चाहे वो आर्कियोबैक्टीरिया ले लीजिए चाहे यूबैक्टीरिया ले लीजिए, डजंट मैटर। प्रोटिस्टा में आप लोग बात करेंगे बच्चों क्राइसोफाइट्स, डायनोफिलेजियंस, इग्निनोइड्स, स्लाइमोल्ड्स और प्रोटोजोआ। ठीक है, आप लोगों को पढ़ना है, 9th क्लास में पढ़ना है। एक चैप्टर है डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों में विविधता, वहां पे आप लोग बात करेंगे। तो बस सिंपल क्या याद रखना है बच्चों, सभी प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा जगत के अंदर आने वाले जितने भी जीव हैं सारे के सारे एक कोशिकीय होते हैं। चाहे आप यूग्लिना के बारे में बात करें, आप एमीबा के बारे में बात करें, प्रोटोजोआ के बारे में बात करें, प्लाज्मोडियम के बारे में बात करें। ठीक है, तो एक कोशिकीय बस यहाँ पे ईटीसी कर दीजिए। और भी बच्चों जितने भी बैक्टीरिया है, जितने भी मोनरा है, सारे के सारे मोनरा एक कोशिकीय जीव के बने होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं वो। क्लियर? तो चलिए ये बातें हो गई यूनिसेलुलर के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे भाई मल्टीसेलुलर क्या है। अगर आप लोग बात करेंगे बच्चों मल्टीसेलुलर, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीसेलुलर, एकदम आसान भाषा में समझ लो, वह जीव जिसका शरीर बनने के लिए, उसका शरीर का संगठन होने के लिए एक सेल से, एक कोशिका से ज्यादा की जरूरत पड़ती हो बच्चों। When the organism made up of the more than one cell, एक से ज्यादा कोशिका, तो उसको हम लोग बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं, मल्टीसेलुलर। We all are the example, हम लोग खुद उसके एग्जाम्पल है। हम लोग की नजर के सामने जो बड़े बड़े जो एनिमल्स या प्लांट्स वगैरह या इंसेक्ट, कीड़ा मकोड़ा, जो कुछ भी जो नेकेड आई से, खुले आंखों से हम लोग देख रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चों मल्टीसेलुलर है, सब बहुकोशिकीय है। एक और खासियत है बच्चों, यूनिसेलुलर होता है ना, जनरली आपको माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देगा। कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं, जैसे मान लीजिए एक अंडा वगैरह, एक ऑस्ट्रिच वगैरह देखेगा तो वो अलग एक्सेप्शन हो गया। लेकिन आपके बॉडी का आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स देखना होगा, मसल सेल्स देखना होगा, नर्व सेल्स, न्यूरॉन सेल्स देखना होगा, एमीबा देखना होगा, पारामीशियम देखना होगा, यूग्लिना देखना होगा।
ये सब के लिए तो बच्चों आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। बिना माइक्रोस्कोप का आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर जनरली बच्चों हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बिल्कुल इसको हम लोग इजिली हम लोग लिख सकते हैं कि वह जीव जो एक से ज्यादा कोशिका से बने होते हैं। हिंदी में लिखेंगे, अगर इंग्लिश में लिखना होगा तो सीधे हम लोग लिखेंगे कि द organisms which are made up of क्या, made up of more than one cell। उसको हिंदी में लिखिएगा, वह जीव जो एक से ज्यादा कोशिका से बनता हो उसका शरीर, उसको बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे, उदाहरण के बारे में, तो आप लिखिए ना, जो भी हायर एनिमल्स है बच्चों, ह्यूमंस हो गया, इंसान हो गया, कुत्ता बिल्ली चूहा हाथी, जो कुछ भी आपके नजर के सामने सब दिख रहा है। इसके बाद बच्चों प्लांट हो गया, पौधा हो गया, ठीक है। बस यहाँ पे ETC कीजिए ना। अब इतना बच्चों समझ लो, बहुकोशिकीय जीव में मोनेरा प्रोटिस्टा को छोड़ दो, बाकी फंगस। एक और एग्जाम्पल मैं बता दूं, कवक जो आप लोग बात करेंगे, फंगस में कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो एक कोशिका के भी बने होते हैं, और मैक्सिमम जो फंगस होते हैं वो एक से ज्यादा के बने होते हैं बच्चों। मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय, एक से ज्यादा का इन्वॉल्वमेंट होता है सेल्स का, कोशिका का। तो बस ये तो हो गया बच्चों यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ये बहुत ईजी था वो, ठीक है। लेकिन अब जो हम लोग बात करेंगे बच्चों, इसी चैप्टर में एक जगह बात करेंगे आप लोग प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स क्या है भाई। तो चलिए हम लोग इसको भी देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या है ये, सबको मालूम होगा, क्योंकि पहले हो सकता है आप लोगों ने 8th क्लास से पढ़ा होगा, ये शब्द सुना होगा। हम लोग कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कहिए, या उसी को बच्चों बैक्टीरिया कहिए, जीवाणु कहिए, या बच्चों उसी को आप लोग मोनेरा जगत के अंदर आने वाला जीव कहिए, मोनेरा कहिए आप उसको। तो मोनेरा हो या प्रोकैरियोटिक सेल्स हो, या बच्चों उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। अगर मैं यहाँ पे एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ बच्चों, देखो, अगर मैं यहाँ पे एक इस तरीके का मैं कोई कोशिका बनाऊं यहाँ पे इस तरीके से, इसके बाहर में एक आवरण, एक लेयर मैं दे दूं सेल वॉल का, यहाँ पे इस तरीके से मैं बना दूं, और इसके अंदर थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे समझो, यहाँ पे मैं क्या करूं, इसमें एक फ्लैजिला, इसके दोनों तरफ फ्लैजिला में डाल दूं, इसके बीच में इस तरीके का इसका DNA में बना दूं, इसके बीच में कहीं कहीं पर बच्चों अलग अलग जगहों पर राइबोसोम्स, क्या है बच्चों वो, राइबोसोम्स, बस हो गया, ज्यादा नहीं। एक और चीज इसके अंदर, ये कि यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्कुलर DNA जो होता है बच्चों, वो एक्चुअल में होता है जिगजैग, वो इस तरीके से होता है, वो सर्कुलर DNA लिखा है, उससे मतलब हम लोग यहाँ पे नहीं है। तो अब देखो, अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करेंगे तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है। क्या होगा बच्चों, तो देखो, इसको मैं, ये क्या हो गया भाई, इसका नाम है फ्लैजिला। क्या नाम है, फ्लैजिला। बाहरी हम लोग कह सकते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति है। व्हाइट वाला जो है इसको आप लोग कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये, प्लाज्मा झिल्ली भी हम लोग बोलते हैं, कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ओके, इसके बीच में सेल मेम्ब्रेन के अंदर में जो फ्लूइड होगा उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म, जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव। अब हम लोग बात करेंगे ये क्या है, तो ये एक्चुअल में DNA है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये एक्स्ट्रा सर्कुलर DNA होता है, जो शायद 9th क्लास में नहीं दिया होगा, नहीं पढ़ना होगा, खैर छोड़ दीजिए इसको। तो बस एक बैक्टीरिया के बारे में, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करेंगे तो इतना ही बात करना होगा। लेकिन बड़ी ही मजेदार चीज बच्चों अब है। अब देखो, एक फिगर मैं और बना रहा हूं, एक रफली डायग्राम मैं बना रहा हूं। देखो, ये हो गया आपको सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली हो गया। लेकिन अब इसमें हम लोग इसके बीच में एक लेंगे
ई हो गया न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन। लेकिन आप लोगों को तो पता ही है कि न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन का बना होता है, तो इसको हम लोग डबल मेम्ब्रेन भी बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। चलिए, एक और बात आपको पता होना चाहिए कि इस न्यूक्लियस के अंदर हम लोग थोड़ा सा लेंगे, कहीं कहीं पे बच्चों न्यूक्लियर पोर होता है, तो न्यूक्लियर पोर होगा तो उसको न्यूक्लियर पोर भी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। चलिए, यहाँ पे हम लोग एक सिंपल यहाँ पे न्यूक्लियर पोर ले लिए। चलिए, न्यूक्लियर पोर हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है बच्चों, और वह जो स्ट्रक्चर है क्या है आप लोग बताएंगे। एक इस तरह का यहाँ पे स्ट्रक्चर मौजूद होगा इस तरीके से, फिर यहाँ पे एक और ऐसे ही बच्चों इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा इस तरीके से। एक रफली मैं डायग्राम बना रहा हूं, लेकिन इसमें जो दोनों तरह का क्या है तो आप लोग कहेंगे सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हम लोग किताब में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें देखेंगे कि इसके सरफेस पर कहीं कहीं पे ऐसे ऐसे एक बिना मेम्ब्रेन वाला एक ऑर्गेनेल्स अटैच है, जिसको बोलते हैं राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं बच्चों? राइबोसोम्स हो गया। चलिए, इसके सरफेस पर, लेकिन यह राइबोसोम साइटोप्लाज्म में हर जगह चारों तरफ इधर इधर भी है। कोशिका द्रव के अंदर भी बच्चों राइबोसोम्स मौजूद रहता है। चलिए, एक ये बातें हो गई। अब हम लोग बात करेंगे उसमें कहीं कहीं पर एक सिंगल मेम्ब्रेन का बना हुआ गोल गोल स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम, जिसको सुसाइडल बैग कहा जाता है बच्चों, सुसाइडल बैग। चलिए, और हम लोग कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं। और फिर आप लोग कहेंगे कि एक बच्चों एक इस तरह का स्ट्रक्चर कहीं पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर देखेंगे, ये भी डबल मेम्ब्रेन का होता है बच्चों, इस तरीके से स्ट्रक्चर। और इसमें आप लोग देखेंगे कि ये भी डबल मेम्ब्रेन का बना हुआ है, ये भी इस तरीके का बना हुआ है, दिस वन इस तरीके से। आप लोग कहेंगे सर पता है हम लोग को, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया बना रहे हैं आप। जाहिर सी बात है बच्चों, ये माइटोकॉन्ड्रिया मैं बना रहा हूँ, इस तरीके से रफली समझिए माइटोकॉन्ड्रिया, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। अब हम लोग बात करेंगे कि आप लोग कहेंगे कि सर एक और स्ट्रक्चर दिखाई देता है किताब में, वो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर मौजूद रहता है, वो इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, गोल्जी एपर्टस भी होता है। फिर आप लोग कहेंगे कि सर न्यूक्लियस के अंदर हम लोग देखते हैं कुछ अलग तरीके का फिगर दिखाई देता है कि इसके अंदर भी एक फ्लूइड तो होता ही है, और फ्लूइड के साथ इसके अंदर भी बच्चों किस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा आप लोगों का। तो आप लोग देखेंगे इसके अंदर भी क्रोमेटिन मटेरियल इस तरीके से होगा। कहीं पे बच्चों फिर आप लोग देखेंगे किताबों में कि कहीं पे डेंस इस तरीके से बहुत ज़्यादा एक फ्लूइड रहता है बच्चों, जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। खैर, क्योंकि हम कंपेयर करना है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, तो देखिए लोग, अब आप लोग कहेंगे कि सर ये दोनों में तो बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंसेस है। जाहिर सी बात है। अब चलिए इसका नेमिंग करता हूं मैं। अब नेमिंग हम लोग करेंगे तो जाहिर सी बात है, ये क्या है तो आप लोग कहेंगे कि सर इसको तो गोल्जी एपर्टस भी कह सकते हैं, इसको गोल्जी बॉडी भी कह सकते हैं, या इसी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। फिर आप लोग कहेंगे कि सर ये क्या है, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, सबको पता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या है तो आप लोग कहेंगे कि सर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ चमकीला होगा ये। और ये कैसा होगा तो आप लोग कहेंगे कि सर ये तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, RER हम लोग बोलेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आप लोग कहेंगे कि सर कहीं कहीं पे ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं लाइसोसोम, जिसको हम लोग सुसाइडल बैग बोलते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आप लोग देखेंगे तो देखिए ये है एक्चुअल में न्यूक्लियस। क्या है बच्चों? तो ये है न्यूक्लियस, लेकिन इस न्यूक्लियस के अंदर आप लोग देखेंगे कि ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है, ये है जो डीएनए क्रोमोसोम्स के फॉर्म में पैक रहता है, वो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर पोर है, ये डबल मेम्ब्रेन का बना हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे एक बात समझिए, मैं जो फिगर बनाया हूँ एक्चुअल में ये फिगर बच्चों यह है प्रोकैरियोटिक सेल का। कौन सा सेल है ये? प्रोकैरियोटिक सेल। और ये है बच्चों यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। अब आप लोगों को थोड़ा सा मजा आएगा, क्योंकि इसी फिगर के आधार पर आप लोग अपने कॉपी में अभी डिफरेंसेस लिखिए। तो कैसे लिखेंगे डिफरेंसेस? तो बहुत आसान है बच्चों। पहली बात कि
प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक के कंपेयर में छोटा होगा, तो ये स्मॉलर होगा और ये बड़ा होगा। दूसरी बात, इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बच्चों नहीं रहता है, लेकिन यूकैरियोटिक में बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। मतलब एक पॉइंट ये भी बना सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं रहता है, इसमें न्यूक्लियस होता है। तीसरी बात कि राइबोसोम्स तो दोनों में रहता है, राइबोसोम्स इसमें भी है बच्चों, इसमें भी है, लेकिन इसमें 70S का राइबोसोम होता है। ये जो राइबोसोम्स है, जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, कहीं पे नहीं लिखा हूँ क्या, कोई बात नहीं है, मैं इसका नेमिंग कर दे रहा हूँ यहाँ पे। इसको लिख लीजिए आप, राइबोसोम्स। क्या है बच्चों, ये राइबोसोम्स है। यह राइबोसोम्स कितना है, तो 70S का होता है। लेकिन इसमें जो राइबोसोम्स होता है, मैं कहीं नहीं लिखा हूँ क्या, कोई बात नहीं, इसको हम लोग नेमिंग यहाँ पे लिख लेते हैं, राइबोसोम्स। अब यह जो राइबोसोम होता है बच्चों, याद रखिएगा, वह 80S का होता है। स्वेफ्टबर्ग एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसके बारे में बताया था, इसीलिए उसी का यूनिट नाम रखा गया है, उन्हीं के नाम पे। तो राइबोसोम दोनों में होता है, 70 और 80 हो गया। अब आइए बाकी स्ट्रक्चर पे। अब आप लोग कहेंगे सर ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जितने भी सारे जो मेम्ब्रेन वाला झिल्ली वाला जो कोशिकांग है, वो सब इसमें एक भी नहीं है। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन का होता है, नहीं है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों जो है रफ और स्मूथ, वो इसमें नहीं होगा। इसके डिफरेंसेस भी बस क्लियरली, ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, इसमें अनुपस्थित रहता है, लेकिन ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स। तो लाइसोसोम हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी एपोर्टस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें बच्चों यूकैरियोटिक में होगा, इसमें नहीं होगा। एक ये भी डिफरेंसेस है। ओके, एक और बात लिख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जब भी होगा तो यूनिसेलुलर होगा, एक कोशिका होगा, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स एक कोशिका का भी हो सकता है और एक से ज्यादा का भी हो सकता है, वो मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, वो दोनों हो सकता है वो। ठीक है, तो चलिए इसमें आप लोगों को डिफरेंसेस मैं नहीं लिखूंगा, डिफरेंसेस आप लोगों को करना है। आप लोग करना क्या है, सिंपल आप लोग एक तरफ लिखिएगा यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल, इसके बाद ऐसे कर दीजिएगा, फिर लिखिएगा बच्चों यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, और दोनों में पॉइंट बनाकर यहाँ पे 1 नंबर 1 नंबर, 2 नंबर में 2 नंबर क्या होगा, फिर 3 नंबर में क्या होगा, ये आप लोग करना है। क्योंकि बेस इसके आधार पर बच्चों 5 और 5 कम से कम 5 पॉइंट आप लोग 7-8 पॉइंट बना सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये काम आप लोगों को करना है वो। ठीक है, तो इसके आधार पे आप लोग कर सकते हैं, बना सकते हैं वो। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल हो गया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है वो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा बच्चों, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूं, तो चलिए मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भाई, तो यही है जो बाहर में था ना, इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग अलग नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर कोई भी अगर हम लोग ये इस तरीका से अगर सेल्स लेते हैं, तो पता है इससे मतलब हम लोग को नहीं, मेन मतलब हम लोग को बस ये कटिंग से है, यहाँ पे सेल से मतलब है, सेल मेम्ब्रेन से मतलब है, तो बस इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आते हैं हम लोग, देखो बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैं कुछ एडवांस चीज बता दूंगा आप लोगों को। इस सेल मेम्ब्रेन को अलग अलग नाम से जानते हैं, ये आप लोग कंपटीशन वगैरह में पूछता है आप लोगों को, जानिए। सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को हम लोग प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, इसी को हम लोग सेल इनवेलप भी कहते हैं, इसी को हम लोग बायो मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, बायो मेम्ब्रेन, इसी को लाइफ मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसके बाद इसको हम लोग 1 2 3 4 5 6 नाम हो गया, एक और ऐड कर लीजिए, इसी को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब आप लोग कहेंगे सर लाइफ मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, क्या ये सब आप बता रहे हैं? एक्चुअली बाबू एक बात बताओ, अगर कोई भी ये कोशिका है और कोशिका का बाहरी अगर सपोज करो यहाँ से अगर ये डैमेज हो गया, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो गया, तो क्या ये सेल्स लिविंग रहेगा क्या?
बिल्कुल नहीं। यही बच्चों सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि कोशिका के अंदर, सेल्स के अंदर जितने भी सारे डिफरेंट, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो, कोशिका द्रव हो, या उस कोशिका द्रव के अंदर पाए जाने वाले अलग अलग कोशिकांग हो, चाहे वो न्यूक्लियस हो बच्चों, वो सब चीज को पैक करके एक हिफाजत में, एक प्रोटेक्ट करके बच्चों को रखता है वो। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग लाइफ, एक जीवन प्रोवाइड करता है एक तरीके से आप लोग कहिए। अगर इसका खत्म मतलब सेल्स का अस्तित्व खत्म, इसीलिए हम लोग लाइफ मेम्ब्रेन या बायो, लाइफ का मतलब होता है जीवन, बायो का मतलब होता है, जाहिर सी बात है बायो का मतलब होता है लाइफ, तब इसलिए बायो मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा का मतलब होता है बच्चों मेम्ब्रेन, प्लाज्मा के चारों तरफ, फ्लूइड के चारों तरफ का जो आवरण होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं। हाँ, एक चीज आप लोग कहेंगे सर ये क्या लिखे हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब व्हाट? अब देखो बच्चों, एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि यही वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो सिलेक्टेड चीज को अलाउ करता है कि तुमको सेल्स के अंदर जाना है या फिर तुमको बाहर निकलना है, या कौन से सब्सटेंस को अंदर नहीं आने देना है। सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही अंदर जाने देगा। जैसे मैं एक बात बताऊं बच्चों, सांस लेते हो तुम लोग, ऑक्सीजन तुम्हारे लंग्स में जाता है, अब लंग्स के पास से वो ऑक्सीजन तुम्हारे आरबीसी में, हेमोग्लोबिन में जाता है, रेड ब्लड सेल्स कैरी करता है उसको, 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन वही करता है। अब आपके ब्लड से एक एक कोशिका में ऑक्सीजन को जाने देता है भाई, ठीक है, CO2 को सेल से बाहर ब्लड के अंदर आने देता है। आप खाना खाते हैं बच्चों, छोटी आंत में खाना पचने के बाद, अवशोषण होने के बाद, वही ब्लड उस भोजन को जाकर एक एक कोशिका को देने का काम करता है, अलाउ हो जाने देता है। लेकिन बच्चों उसी ब्लड के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई फंगस है, उसको जाने से रोकेगा वो कि नहीं हम नहीं जाने देंगे अंदर। तो सिलेक्टेड चीज को ही बच्चों अंदर जाने देता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में और भी हम लोग डिस्कस कर लें कि एक्चुअल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों क्या चीज का बना होता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एक रफली मैं बता दूं, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया ना, 1950 के बाद की बात है ये। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद उसके बनावट के बारे में, उसके संरचना के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया और देखा यह गया कि लिपिड्स का 2 लेयर है, नीचे और ऊपर 2 लेयर है लिपिड्स का, उसी से यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है। कैसे? थोड़ा सा यहाँ पे समझिए। हम लोग कुछ इस तरीके से बच्चों स्ट्रक्चर लेंगे, ये इस तरीके से लिपिड्स का 2 लेयर, एक नीचे भी लेयर होगा, इसके बाद ऊपर भी लेयर होगा इस तरीके से। लेकिन इसके अंदर देखा गया कि कहीं कहीं पर एक ऐसा भी स्ट्रक्चर मौजूद है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरीके का स्ट्रक्चर मौजूद है। फिर देखा गया आगे, ठीक है, लेयर और भी होगा बच्चों, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे कुछ यूनिक चीज आप लोग समझिए, आपके किताबों में इस तरह का बच्चों डेफिनेटली स्ट्रक्चर दिया होगा, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बच्चों दिया होगा। ये 2 तो लेयर हो गया, ठीक है। एक अब हम लोग बात करेंगे कि हो सकता है कि वो इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर हो, लेकिन इसमें से ही बच्चों एक स्ट्रक्चर निकला होगा जो आप लोग देखेंगे इस तरीके से, और इसमें एक और स्ट्रक्चर आपके किताबों में, मुझे पता है किताब में डेफिनेटली दिया होगा, गोल 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 इस तरीके का स्ट्रक्चर दिया होगा। तो एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो डबल मेम्ब्रेन जो बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि बहुत हाई लेवल पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि 9th क्लास है आप लोगों का, इतना ही आप लोग समझिए। लिपिड्स का 2 लेयर होता है, फॉस्फोबाइलिपिड्स भी के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं, दोनों लेयर से बना होता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज बीच में बच्चों, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है। क्या है वो? तो आपके बुक में दिया होगा, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन, और ये तो बच्चों पता ही आप लोगों को, ये क्या है भाई? तो लिपिड है। क्या है ये? तो ये लिपिड हो गया। और ये जो है बच्चों, ये भी हाफ अंदर, ये भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है। और ये है बच्चों बाहर का प्रोटीन, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन। अब आप लोग कहेंगे सर ये गोल गोल क्या बनाए हैं? तो बच्चों याद रखिएगा, ये है शुगर। मतलब क्या समझे? अगर हम लोग ये बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो आप लोग कहिएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली प्रोटीन से, लिपिड से, और कुछ मात्रा में बच्चों यहाँ पे शुगर कंटेंट भी, शुगर की मात्रा भी होता है, वो 3 चीज। ओके, तो 3 चीज ये बात हो गया। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज मैं बताऊंगा आपको,
कि एक साइंटिस्ट थे सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन ने, ये शायद बात है 1972 का, 1972 में 1972 में सिंगर और निकोलसन, दो साइंटिस्ट का नाम याद आप लोग रखिएगा। क्या नाम था उन लोगों का? सिंगर एंड निकोलसन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है आप लोगों को। इन्होंने बताया, दोनों लोगों ने, कि फ्लूइड उस मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बीच में यहाँ पे कुछ तरल पदार्थ भी, फ्लूइड भी मौजूद रहता है। ठीक है, तो इस साइंटिस्ट का नाम आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे। मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, इस छोटा सा टॉपिक तक रहने दीजिए। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हो गया, इसके बाद बच्चों यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर हो गया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली जितने भी सारे सेल ऑर्गेनेल्स है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और मजा उस वक्त आएगा कि जब मैं आप लोग बताऊंगा कि अलग अलग कोशिकांग को, सेल ऑर्गेनेल्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे पता होगा कि बच्चों हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली क्यों बोलते हैं, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल्स क्यों बोलते हैं, फिर हम लोग प्लास्टिड को, क्लोरोप्लास्ट को हम लोग किचन ऑफ द सेल्स क्यों बोलते हैं, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल्स, कंट्रोल रूम ऑफ सेल्स क्यों बोलते हैं। इसके बाद वन बाय वन जितने भी सारे बच्चों कोशिकांग है हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।